Hello everyone, welcome to Profit by India, your YouTube channel where we bring you easy to digest analysis, try to make it layman terms ताकि सबको समझ में आए हिंदी इंग्लिश एंड हिंग्लिश। ये जो आप स्लाइड देख रहे हो आपके सामने ब्लैक रॉक के सीईओ हैं लैरी फिंक। For the uninitiated and for people who might not be aware, BlackRock is the world's largest asset management company। करीब करीब 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर्स मैनेज करते हैं, विच इज़ 40% ऑफ अमेरिकाज इकोनॉमी। अमेरिका का जो जीडीपी है उसका करीब करीब 40% ये एक कंपनी मैनेज करती है, पैसा उतना लगभग। तो व्हेन ब्लैक रॉक का सीईओ व्हेन ही सेज समथिंग द वर्ल्ड एक्चुअली लिसन्स, एंड लैरी फिंक हैज़ बीन क्वाइट ऑब्जेक्टिव इन हिज criticism and thoughts। तो उनका कहना है कि द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट ऑफ पावर, and to power these huge data companies, AI related businesses, Nvidia and the works, you cannot have just intermittent power like wind and solar. You need dispatchable power because you can't turn off and on these data centers। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है इनडायरेक्टली हमारे देश में भी। मुझे लगता है ये जो साल 2026 होगा ये हार्ड सेक्टर्स वाला हो सकता है, जिसमें मेरे दो फेवरेट तो नहीं, बट अभी क्योंकि ग्रोथ का समय आया है तो वन ऑफ देम इज़ अ फेवरेट विच इज़ सोलार रिन्यूएबल्स, एनीथिंग टू डू विथ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार एंड पावर सेक्टर, क्योंकि सबका बैकबोन वही है। तो डेटा सेंटर्स एंड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब का साल होने वाला है 2026 in terms of growth। So members, if you're watching this, we have more relevant videos coming in the members section already। डेटा सेंटर के ऊपर हमने काफ़ी पिक्स बनाए हैं, किए भी हैं, केस स्टडीज़ भी पकड़े हैं, स्टॉक्स भी उसमें डिस्कस हुए हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। बाय द वे गाइज, all or any stock discussed in this video or any videos on this channel Profit by India are for educational purposes. None of them is a buy or sell recommendation, make that very clear। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके ही बाय या सेल या होल्ड करना है। अभी आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है 3-4 दिन पहले, और उसमें ये जो मैंने आई थिंक सितंबर में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि हमारा जो इंडिया का हाउस होल्ड डेट है विच वॉज 41.3% एज ऑफ मार्च 2025, और 5 ईयर एवरेज उसका 38.3% है, जो कोविड के बाद ही काफ़ी बढ़ गया था। हिस्टोरिकली इट हैज़ ऑलवेज बिन 30% के नीचे, वो अब 41.3% हो गई है, विच इज़ वेरी हाई। सो ठीक है, हमारा देश कर्ज ज़्यादा ले रहा है। एक तरह से आप बोलोगे ठीक है ना भाई, बैंक्स के लिए अच्छा है, बैंक्स क्रेडिट दे रही है तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, आई अंडरस्टैंड। लेकिन लुक एट द फाइनर डिटेल्स। मैंने आपको कहा था ना, स्टैटिस्टिक्स जितना डेटा आपके ऊपर फेंकेंगे उससे कहीं ज़्यादा वो छुपाते हैं, तो हमें वो छुपा हुआ अंदर से ढूंढ के लिटरली लाइक डीप सी डाइविंग करके निकालना पड़ता है। सो 41.3% ऑफ जीडीपी हमारे देश के लिए, जिसका जीडीपी अभी 4 ट्रिलियन है, ये काफ़ी हाई हाउस होल्ड डेट है। ये कॉर्पोरेट डेट नहीं है। कॉर्पोरेट डेट कंपनीज छुट्टा करते जा रहे हैं, डेट फ्री होती जा रही है। ये हमारे घरेलू कर्ज है जो बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस जो आरबीआई ने दिया है, तो सोर्स ऑफ ऑल दिस डेटा इज़ आरबीआई रिपोर्ट। सो देव गिवन कंपैरेटिव एनालिसिस। थाईलैंड का काफ़ी हाई है 88%, मलेशिया 69%, चाइना 60% है, चिले 45.1% है, इंडिया 41.3% है। लेकिन फिर चाइना 60% में आप खुश मत होइए, आत्मनिर्भर, विश्वगुरु सब सोचना मत। चाइना का ये जो इकोनॉमी है ना, वो 19-20 ट्रिलियन डॉलर्स का है, तो उसका 60% अगर वो हाउस होल्ड डेट है तो वो खर्चा प्रोडक्टिव एसेट्स में ज़्यादा जा रहा है। और हमारा देखिए, ब्रेक डाउन देखिए। सो 46% ऑफ द लोन्स आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन। दिस माई फ्रेंड एंड ऑल माई व्यूअर्स, दिस इज़ अ वरीइंग फैक्टर। और ये मुझे याद है सितंबर में ही मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया था क्रेडिट कार्ड डेट डिफ़ॉल्ट के ऊपर। 46% ऑफ इंडियाज़ टोटल हाउस होल्ड डेट, जो करीब करीब 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स है, क्योंकि 41% ऑफ जीडीपी है, तो 1.5-1.6 ट्रिलियन डॉलर्स का आधा कंजम्पशन में जा रहा है। यानी लोग कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के टिकट के लिए लोन ले रहे हैं मेरे भाई, 1.25 लाख की टिकट ले रहे हैं फास्ट मूविंग छोटे मोटे लोन कंपनी से, जो 10%, 12%, कभी कभी 18% ब्याज पे लोन देती हैं।
दिस इज़ अ डेट स्पाइरल एंड अ डेट ट्रैप दैट मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स, यानी अभी डेट कंज्यूमर डेट की बात हो रही है, ये उसमें जा रहा है। ट्रैवल लोन्स बिक रहे हैं। तो मुझे तो ठीक है, मैं तो टूरिज़्म सेक्टर के लिए, मेरे सेक्टर के लिए अच्छा है, क्योंकि होटल्स को फ़ायदा होगा। अगर इंडिया के ट्रैवल लोन्स लेके लोग बाहर जाएंगे तो मेरी ट्रैवल कंपनीज़ को ही फ़ायदा होने वाला है, जहाँ से हम वीज़ा कराएंगे या जो उनको बाहर भेजेंगी, या हमारी जो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि मैं उसमें बाय सेल नहीं बोलूँगा, जैसे हमारी बुकिंग वेबसाइट्स है या जो भी है, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो कंजम्पशन लोन ले रहा है भाई, लोन का जो इंटरेस्ट है ना, वो 15 अगस्त को भी देना पड़ता है, 26 जनवरी को भी देना पड़ता है, 31 दिसंबर को भी देना पड़ता है, और क्रिसमस पे भी देना पड़ता है। उसका कोई छुट्टी नहीं होता है। वो इंटरेस्ट एक पट्टा है, पट्टा जो आपके गले में आता है, ठीक है, आप समझ जाओ किसका पट्टा है वो। ये 46% जो बढ़ा है ना, ये एक ज़माने में 15-20% से नीचे होता था। देर हैज़ बीन अ मीटियोरिक राइज पोस्ट कोविड इन दीज काइंड ऑफ लोन्स। दैट्स अ वरिंग फैक्टर। बैंक्स के लिए अभी आपको लग रहा होगा बल्ले बल्ले, मैं आता हूँ उस पर भी, आता हूँ उधर भी आता हूँ। रियलिटी देना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारी मीडिया तो आपको रियल पिक्चर कभी दिखाएगा नहीं, वो तो दूसरे बड़े बड़े इश्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो ये जो देश के छोटे छोटे मुद्दे हैं, तो हमको ही इंडिपेंडेंट मीडिया को ही कवर करना पड़ेगा ना भाई। लोन्स फॉर एसेट क्रिएशन अच्छा है, 36.2% है, जिसमें आप रियल इस्टेट, होम लोन्स वगैरह लेते हैं। तो होम लोन का जो सेक्टर है ना, वो अगले 10 साल के लिए समझो एक, क्या बोलते हैं उसको, क्रीम सेक्टर में गिना जाएगा। मतलब कंजम्पशन रिलेटेड ग्रोथ में 36% अगर होम लोन्स रिलेटेड एसेट बन रहा है, किसी का घर बन रहा है, इवेंचुअली वो कोलैटरल की तरह दिया जा सकता है, तो वो अगर वहाँ ग्रोथ आ रही है तो मेरे होम लोन कंपनीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है, राइट? क्योंकि वो तो आपको डिसिप्लिन में देना ही पड़ेगा, नहीं तो घर चला जाएगा। तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, कोई 1.25 लाख का लोन लेके कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देख के आया, उसके बाद क्या करोगे? आपने एसेट तो क्रिएट किया नहीं। आप यूएस का एक ट्रिप मार के आए, 5-6 लाख खर्चा करके आए, उसके बाद क्या करोगे? कहाँ से? लोन तो भरना पड़ेगा ना भाई। एंड 17.8% इज़ प्रोडक्टिव। सो इसमें आता है आपका फार्मर लोन्स, एग्री लोन्स, बिजनेस लोन्स। भाई कुछ आपने कंपनी खड़ी कर दी, शार्क टैंक वाला टाइप का जो डेट होता है, इसमें थोड़ा वो टाइप वाला, विच इज़ ऑल्सो गुड। सो माई प्रॉब्लम इज़ नॉट दिस 36 and 17, माई प्रॉब्लम इज़ इनफैक्ट आर कंट्रीज डेट स्पाइरल इज़ दिस 46%। ये थोड़ा चेक में होना चाहिए। ये क्रेडिट ब्लड प्रेशर की तरह है जो बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर 2026 में कमर्शियल बैंक्स रिमेन हेल्दी। नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ा है, 5.2% था, ये अच्छा स्टार्ट है। 7.6% हुआ है। तो हाउस होल्ड की सेविंग्स आप देखें ना, 2-2.5% बढ़ी है, लेकिन जो क्रेडिट बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों। नाउ दिस इज़ डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द G20 कंट्रीज़। तो अर्जेंटीना को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत करेंसी फ्लक्चुएशंस और दूसरे कारण हैं। अर्जेंटीना जाने दो। ऑस्ट्रेलिया का मतलब डेट टू, अभी पहले आपको बताऊं, डेट टू जीडीपी जो रेशियो पूरे देश पे कर्जा कितना है, वो 65-70 या मैक्स 80% तक बर्दाश्त किया जा सकता है। सो दैट वे ऑस्ट्रेलिया इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन। उनका सिर्फ 42-43% है, प्रीवियस 42 था, अभी 43 है, 1% बढ़ा है। ब्राज़ील इज़ ऑल्सो ग्रोथ इकोनॉमी, ओके है। कनाडा का बहुत हाई है, एंड कनाडा इसीलिए ग्रोथ इकोनॉमी नहीं है क्योंकि वो छोटी सी इकोनॉमी है, सिर्फ 2 शहर वहाँ ग्रोथ करते हैं, बाकी बंजर है काफ़ी हद तक। चाइना का भी फॉर द ग्रोथ दैट इट इज़ गिविंग इट्स अ लिटिल हाई, 80% तक, 80-82% तक ठीक है, मैनेजेबल। यूरोप को छोड़ दो, वहाँ तो कुछ बचा नहीं है ग्रोथ वाइज, वो खाली एक पेंटिंग की तरह है। मतलब आप खाली उसको एक पिकासो की पेंटिंग की तरह अपने घर में सजा सकते हो। यू कांट एक्सपेक्ट ग्रोथ, क्योंकि जर्मनी देखिए और यूरो देखिए। जर्मनी इज़ 62%, इट इज़ वेरी मेजर्ड एंड वेरी गुड। बट लुक एट फ्रांस 113। इंडिया का ठीक है, हम ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे हैं, बट ठीक है, 81% फॉर द ग्रोथ दैट वी नीड इज़ ओके, प्रिटी ओके। इंडोनेशिया इज़ द बेस्ट ऑफ द G20, 38% सो फार। और इटालियन डेट इज़ सो हाई दैट वो पिज़्ज़ा खाते रहेंगे, लेकिन उनका डेट सीलिंग बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ें। जापान इज़ द वर्स्ट डेट टू जीडीपी। जापान 237, इतनी अच्छी कंट्री, इतना ग्रोथ इकोनॉमी, लेकिन पूरा कर्जे में। और
गॉड ओनली नोज, उनकी करेंसी भी पिटी हुई है। देखा जाए तो टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स वो बहुत हाई है इंडिया से, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोग्रेस उनका हालत काफ़ी ख़राब है। डेट टू जीडीपी सीलिंग और बाकी अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूँ, इसलिए जापानीज़ बैंक ऑफ जापान या कोई भी जापानीज़ बैंक होती है ना, वो आपको बहुत सस्ते दाम में लोन दे सकती है, लाइक 2-2.5%, 3% में भी लोन देते हैं वो लोग, क्योंकि उनका डेट टू जीडीपी ही बहुत हाई, 237 इज़ वेरी हाई। आप सोचो ना, मतलब 100 उनका अगर जीडीपी है तो 237 का कर्जा है, 2.3 टाइम्स ऑफ जीडीपी, इट्स वेरी हाई। मेक्सिको ओके, नेदरलैंड्स ओके, रशिया इज़ लोएस्ट। रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज ही इतने हैं, तेल इतना है, फिर उनके पास द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ फ्रेश वाटर है रशिया के पास, सबसे बड़ा दुनिया का लेक रशिया में है, उनके पास सारे एक्सप्लोर्ड रिजर्व्स है, गोल्ड रिजर्व्स भी है, बहुत है उनके पास, रेयर अर्थ भी है। सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड, छोटी इकोनॉमी है बट 26 डेट इज़ वेरी गुड। सिंगापुर इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। तो आप देख रहे हो ना, जो ये ग्रोथ कंट्रीज़ है ना, कुछ कुछ जैसे सिंगापुर, जापान, यूएस, नीचे मैं दिखाऊंगा आपको, वो डेट ले लेके अपने आप को फाइनेंस करते हैं, राइट। सो काफ़ी हाई है। एंड स्पेन को छोड़ दो, स्विट्ज़रलैंड इज़ वेरी लो। सबसे स्मार्टेस्ट आई थिंक इज़ द स्विस इकोनॉमी, 15.7 का डेट टू जीडीपी इज़ वेरी इम्प्रेसिव, एंड सो इज़ टर्की। यूके इज़ अ लिटिल हाई ऑफ कोर्स, वहाँ कुछ बचा नहीं है, एंड यूएस का यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन यूएस का डेट टू जीडीपी इज़ 120, विच इज़ प्रिटी हाई, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस और उसका डेट टू जीडीपी भी सबसे हाई है, तो वहाँ वो डेट में फंस रहे हैं। ये इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों वैसे भी। नाउ द प्रॉब्लम, इंडियंस हैव शोन अ रीपेमेंट प्रॉब्लम, यानी क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट्स हमारे देश में 15% तक डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। इसका क्या मतलब है, ये बढ़ता जा रहा है। फॉर एवरी 100 रुपीज़ दैट एन इंडियन ओज टू अ बैंक और अ क्रेडिट कार्ड डेट वाया अ क्रेडिट कार्ड कंपनी, 15 रुपये रीपे नहीं हो रहे हैं इवन आफ्टर द 90 डेज ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी ये पोटेंशियल डिफ़ॉल्ट हो रहा है। 100 में से 15 रुपये रीपे न होना इज़ फॉर आवर कंट्री इट्स अ लिटिल हाई, क्योंकि हम यूजुअली माने जाते थे कि भाई पहले चुका दो बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो ये खतरे की घंटी है बैंक्स के लिए। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉइंटिंग टू अ लार्जर इशू। जब अंडर राइटिंग बढ़ती है, बैंक्स क्रेडिट देती है, तो सबसे पहले अगर क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट होगा तो आप भी जानते हो कौन फंसेगा। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, प्राइवेट बैंक्स नहीं फंसेंगे, इट विल बी, समझदार को इशारा कॉफे, समझ गए आप, मार्जिन उसके नाम की जो बैंक है ना, वो फंसेंगे सबसे पहले। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए तो बहुत 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 आगे आने वाले 2-3 साल, जितना अभी पैसा छापा है ना, सब अगर उन्होंने लोन रिकवरी ठीक से नहीं की तो पूरा तेल वहाँ से निकलेगा, पूरा का पूरा ऑयल निकलेगा पब्लिक सेक्टर बैंक का। अब ये उड़ती उड़ती, मतलब उड़ती क्या, खैर कंफर्म्ड ही खबर है, जीडीपी, इंडिया का जीडीपी का डेटा आया है दोस्तों, इसको भी एक्सपोज करना ज़रूरी है। सो आज शाम को 4 बजे के करीब ये डेटा आया है, थैंकफुली मार्केट आवर्स के बाद आया। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है 7.4%, ये एस्टिमेटेड डेटा है 2026 का। रेजिलियंस तो दिखा रहा है, लेकिन जो मैंने रेड मार्क किया है ना, वो पढ़ो आप, वो सेंटेंस हम ध्यान से पढ़ते हैं। मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। बेसिकली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से जब हम इन्फ्लेशन माइनस करते हैं तो आपको रियल जीडीपी ग्रोथ मिलता है। तो अगर मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ के आपको समझाऊं, द प्रोजेक्शन इज़ हायर देन आरबीआई का लास्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ 7.3 के बदले 7.4 आया है, बट लास्ट ईयर इसी टाइम 6.5% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा था। अभी हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 0.5 या 1% है, और नॉमिनल जीडीपी, अब मैं वो रेड लाइन पढ़ रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी विच काउंट्स इन्फ्लेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 8% in the current fiscal. It grew at 9.7% लास्ट ईयर। दोस्तों जीडीपी में डी ग्रोथ हो रही है, और इसी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा चढ़ा के सारे, इवन ऑन इंस्टाग्राम या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अभी बताया जाएगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। नॉमिनल जीडीपी वाइज हम डी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि एक ज़माने में
नॉट टू फार बिहाइंड। डीमोनेटाइजेशन के पहले हमारा नॉमिनल जीडीपी 12% ग्रो करता था, उसमें से हम 4% इन्फ्लेशन माइनस करते थे, 4 या 5%, और तब जाके 7% रियल जीडीपी, वो मतलब बोलते हैं ना चोखा मुनाफा टाइप चोखी ग्रोथ आती थी, वो चतुर्मुखी विकास होता था वो 7.5%। लेकिन अभी नॉमिनल जीडीपी 12 से 11, 11 से 10, 10.5, 9, 9.7 लास्ट ईयर, एंड अभी 8% पे आ गया है। तो बेसिकली 8% से मैं 0.6% इन्फ्लेशन माइनस कर रहा हूँ, मुझे 7.4% रियल ग्रोथ दिख रही है। ये खुश होने की बात नहीं है दोस्तों। आई एम अ बिट स्केप्टिकल कि बाज़ार इसको किस तरह लेगा, लेकिन इन्फ्लेशन कम होना अच्छी बात है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इन्फ्लेशन हमारा जो आरबीआई का लिमिट है वो 2 to 4% है। देखिए 2% इन्फ्लेशन या 2.5% इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ज़रूरी भी होता है, नहीं तो आप अगर ज़ीरो इन्फ्लेशन चलते हो तो आप डिफ्लेशनरी इकोनॉमी बन जाएंगे। चीज़ों के अगर सही भाव नहीं मिलेंगे फार्मर्स को, तो आपका रूरल और एग्री डिस्ट्रेस में आ जाएगा। और शायद इसी वजह से बाज़ार जो है वो 2 दिन से एक मोमेंटम पकड़ने के बाद अगेन फॉर द 5th टाइम 26,250 का वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाया और फॉल्स ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने। और अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक धड़ाधड़ गिरता जा रहा है और ICICI बैंक धड़ाधड़ बाजार को संभालने का काम कर रहा है। ये कुछ अतरंगी ही चीज़ हो रही है विच वील डिकोड इन अ कपल ऑफ डेज, हमें समझ आएगा। बट जैसा मैंने आपको कहा था दिसंबर में, जनवरी का जो पहला हफ्ता होता है इट इज़ एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एंड दोनों तरफ के आपको ट्रेड्स मिलेंगे। बट ये जो जीडीपी का डेटा है ना, ये आई नो मीडिया में तो सब बढ़ा चढ़ा के 7.4 7.4, अरे मेरे ताश के 53वें पत्तों, मैं आपको कैसे समझाऊं। ये 7.4 8% से इन्फ्लेशन माइनस करके आया है। ये 7.4 आना चाहिए था 11-12% से इन्फ्लेशन माइनस करके। अब आप बोलोगे कि भाई इन्फ्लेशन तुमको क्या ज़्यादा चाहिए? नहीं, वो बात नहीं है। इन्फ्लेशन ऑफ 4% या 4.5% इंडिकेट्स दैट इकोनॉमी में केपेक्स हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ग्रोथ आ रही है, फैक्ट्रियाँ लग रही है। जब आपका इन्फ्लेशन 0 या आधा टक्का है, 0.5-0.6% है, वो इंडिकेट दुष्परिणाम आपको दिखा रहा है कि कंपनीज डेट क्लियर करती जा रही हैं, नई फैक्ट्री नहीं लग रही है, नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कुछ नहीं, सिर्फ हाईवे के नाम पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, टोल नाके बन रहे हैं, टोल प्लाजा बन रहे हैं, और ये अटल सेतु बना के सब वटकाने का काम हो रहा है। लेकिन रियल इन्वेस्टमेंट जिसको FDI बोलते हैं वो इंडिया से बाहर जा रहा है। एक स्टूपिड नेशन लाइक बांग्लादेश US के साथ डील करके बैठा है 19% की। मैं बोलता हूँ हमारे ये जो डील मेकर्स है, ये FTA का भी वीडियो में डालूंगा एक्सपोजे बहुत जल्द, ये लोग 6-8 महीने से US के साथ डील नहीं कर पाए। जापान ने, स्विट्ज़रलैंड ने सब जाके खड़े हो गए ना ट्रंप के सामने, सब ने 15% कर लिया। एक पाकिस्तान जैसा इनसिग्निफिकेंट देश ने भी 19 या 20% पे कर लिया ना अपना डील टैरिफ का। हम अकेले कंट्री रह गए हैं। 2026 आ गया दोस्तों, जिसमें हम लोग 50% टैरिफ पे बैठे हैं। इट इज़ सो क्या बोलते हैं, इंसल्टिंग फॉर माई एक्सपोर्टर ब्रदर्स इन माई कंट्री। ये कितनी दुख की बात है कि ट्रंप हमको लिटरली चिढ़ा रहा है, वो हमारे देश को वहाँ से लिटरली ललकार रहा है। मैंने पिछले 30 साल में लिविंग पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी भी US प्रेसिडेंट को इस तरह धमकी देते हुए नहीं देखा है हमारे देश को। चाहे हम हमारे प्राइम मिनिस्टर से पॉलिसीज़ पे अग्री करें, डिसअग्री करें, दैट्स आवर व्यू पॉइंट, लेकिन जो भी हो वो हमारे देश का PM है, उसको इस तरह लताड़ना ये पहले कभी नहीं हुआ था दोस्तों। जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, वी हैव हैड सो मैनी प्रेसिडेंट्स इन द लास्ट 25 years। और उसके पहले भी रोनाल्ड रीगन के टाइम से इंडिया को लोगों ने कोशिश की है बुली करने की। बट ये आदमी तो सीधा, इट इज़ वेरी डिमीनिंग एज एन इंडियन हु अंडरस्टैंड्स जियो पॉलिटिक्स, दिस इज़ एक्सट्रीमली अ लो पॉइंट फॉर इंडिया US रिलेशंस। वो क्या है कि वो जानता है कि हम लोग पॉलिटिकली कुछ ना कुछ तो उसके पास, he has something which he doesn't want to expose, तो कुछ तो वीक पॉइंट है हमारे यहाँ देश का जो वो ऐसे लताड़ रहा है हर रोज़।
और हमें लगा था 2025 तक रहेगा, लेकिन अभी 2026 में भी भाई ने शुरुआत कर दिया। ये कैसे दोस्त बना लिए यार मोदी जी आपने? आपकी इज्जत करने के लिए हम ही लोग बैठे हैं क्या? दुनिया भर में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद आवर फॉरेन पॉलिसी। देखो, सब कुछ अल्टीमेटली नंबर्स में दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो ये जीडीपी का डी ग्रोथ। अगर भाई एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो मेरा जीडीपी बढ़ेगा। अब 50% टैरिफ के साथ क्या आपके देश के एक्सपोर्ट डॉलर टर्म्स में बढ़ सकते हैं, नोइंग वेरी वेल दैट आपका रुपी 90 तक गिर गया है? ये सब सिर्फ इकोनॉमिक और सतही बातें नहीं हैं दोस्तों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो एक ज़माने में डिस्कनेक्टेड होते थे, अभी सब पैरेलली अलाइंड हो गए हैं। एनीवे, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों। आज हम लोग ने काफ़ी डेटा पे बात की है, बट वेरी सून वो इंडिया यूएस ट्रेड डील कहाँ अटकी हुई है उसको भी हम लोग रियलिटी आपको देंगे बहुत जल्द। सो आई विल सी यू इन दैट वीडियो, एंड प्लीज़ डू चेक आउट आवर मेंबर्स सेक्शन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है जो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोज़ हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।